क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 भाषा विचार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ भाषा के विषय में बेटा आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते व समझते आ रहे हैं, तो मुझे आशा है कि बेटा आपको भाषा के विषय में भली भांति जानकारी होगी। क्लास सेवन, आज बेटा आपको मैं फिर एक बार भाषा के विषय में बताने जा रही हूँ कि भाषा क्या है। जुड़िए और समझिए। विभु क्या कर रहे हो? माँ ने कहा कि विभु क्या कर रहे हो? माँ, मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। तरुण क्या लिख रहे हो? पिताजी, मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। दादी, एक कहानी सुनाइए ना। सुनो, एक समय की बात है। भैया, आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी क्या? हाँ नीतू, मैंने ईमेल द्वारा कहानी लिखकर भेज दी। यहाँ देखिए बेटा, सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात पूछ रहे हैं। फिर जो पूछ रहा है, फिर उसके बाद सुनने वाला उस बात का जो है उत्तर भी दे रहा है। मतलब यहाँ पर बेटा सभी लोग अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को एक दूसरे को बता रहे हैं और सुन रहे हैं। और सभी जगहों पे देखिए बेटा 2 लोग हैं। यहाँ देखिए सभी जगहों पे 2 से 3 लोग हैं जो बेटा आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को जान रहे हैं। यही भाषा है बेटा। क्लास सेवेंथ, यही भाषा है। अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे को बताना और दूसरे का उसे सुनकर समझना, विचारों को, भावों का लेन देन करना, यही क्या है? भाषा है। माध्यम, जो विचारों को हम एक दूसरे को बेटा बताते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसका माध्यम ही क्या है? भाषा है। साधन ही भाषा है। हम भाषा के द्वारा ही बेटा एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा आपने जाना कि मनुष्य को अपने विचारों और मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाता है। अब आप समझ गए ना बेटा? अपने मन की बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे को बताने के लिए बेटा हमें जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, वही माध्यम जो है भाषा कहलाता है। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना व समझ पाना बहुत कठिन था। बेटा पहले आदिमानव क्या करते थे? अपने मन की बातों को समझाने के लिए संकेत का प्रयोग करते थे, लेकिन संकेत के द्वारा बेटा हम अपनी बात को पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे। ना हम समझ पाएंगे, ना हम बता पाएंगे और ना कोई समझ पाएगा। बहुत कठिन था। इस असुविधा को दूर करने, अब आइए बेटा पेज नंबर 6 पर। असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। बेटा अपनी बात को संकेतों के द्वारा बता पाना बहुत कठिन था, तो जो मुख से निकली ध्वनियाँ थीं, जो बेटा हम बोलते वो क्या ध्वनियाँ है ना मेरी, तो ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना उन्होंने शुरू किया और शब्दों के मेल से ही बन गई हमारी भाषा। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है।
बेटा भाषा शब्द जो है वह भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बेटा सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेटा पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता है। तो क्लास 7th भाषा क्या है बेटा, आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा। भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। बेटा हम एक दूसरे से भाषा के माध्यम से ही जुड़ते हैं। हम भाषा के द्वारा, भाषा ही वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा बेटा हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें, अपने मन के भाव, विचारों को एक दूसरे को बताते और सुनते और समझते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, उर्दू आदि। भाषा के रूप, भाषा के बेटा दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। मौखिक भाषा, ये जो मौखिक भाषा है बेटा, ये भाषा का एक रूप है जिसमें बेटा हम अपनी बातों को बोलकर और सुनकर एक दूसरे को बताते हैं। इसमें बेटा जैसे 2 से 3 लोग होते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि अपनी बातों को कोई बोलता है और कोई उसको सुनकर समझता है। मतलब वक्ता बोलकर और श्रोता सुनकर बातों को समझता है। तो यह है मौखिक भाषा, जो भाषा का एक रूप है। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार या मन के भाव प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण, मौखिक भाषा का बेटा उदाहरण है टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। ये बेटा मौखिक भाषा के उदाहरण है जिसमें कोई बोलता है और कोई सुनता है, मतलब वक्ता बोलता है और श्रोता सुनता है। अब है लिखित भाषा। ये लिखित भाषा बेटा भाषा का दूसरा रूप है। वरुण छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। लिखित भाषा में क्या होता है बेटा कि कोई लिखता है और कोई उसे पढ़कर समझता है। तो इसे बेटा अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को हम क्या करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं। अपने विचार बेटा हम लिख कर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे क्या करता है, पढ़कर समझता है। तो ये हो गया भाषा का दूसरा रूप, लिखित भाषा। तो इस तरह से क्लास 7th भाषा क्या है आप जान गए। भाषा के रूप कितने होते हैं ये भी जान गए। साथ ही साथ मौखिक भाषा, लिखित भाषा क्या होती है ये भी क्लास 7th आप जान गए हैं बेटा। अब आइए क्लास 7 पेज नंबर 7 पर। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार, ईमेल, एसएमएस आदि। ये हैं बेटा लिखित भाषा के उदाहरण। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजो कर रखा जाता है।
लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। सबसे पहले बेटा आई मौखिक भाषा और उसके बाद आई लिखित भाषा। भाषा का जो लिखित रूप होता है बेटा, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं। पत्र, पत्रिका, अखबार, हम क्या करते हैं, उसे संभाल कर सहेज कर रख सकते हैं। और लिखित भाषा का जो प्रयोग है बेटा, वो मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित होता है। हम अपनी बातों को एक दूसरे को बताने के लिए बेटा अधिकतर हम मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। अब है सांकेतिक भाषा। जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता बेटा। सांकेतिक भाषा, जब बेटा हम अपनी बात को इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं, तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे बेटा यातायात पर खड़ा जो नियंत्रित करता है पुलिस, वह भी संकेतों का प्रयोग करता, हाथ के इशारे के द्वारा। इसी तरह से जब बेटा रेलगाड़ी आती है तो तब हरी झंडी दिखाकर, रेलगाड़ी आती है तो हरी झंडी दिखाकर संकेत दिया जाता है। तो इस तरह से बेटा सांकेतिक भाषा ये होती है। लेकिन व्याकरण में बेटा सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा में बेटा अपनी बात को पूरी तरह से समझा पाना कठिन होता है। साथ ही इसका कोई साक्ष्य भी नहीं है, और साथ ही बेटा इसको समझाने के लिए बहुत ही अधिक समय भी लगता है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। अब है मातृभाषा। जो भाषा बालक अपने परिवार से सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती। राजेंद्र सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। मीनल का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह हिंदी बोलती है। इस प्रकार पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषा है। मातृभाषा बेटा, मातृभाषा जो बच्चा जन्म से ही अपने माता पिता से, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे बेटा, जैसे राजेंद्र सिंह का जन्म पंजाबी परिवार में हुआ, तो जब पंजाबी परिवार में हुआ है तो पंजाबी भाषा ही ना सीखेंगे वो, तो इस तरह से पंजाबी भाषा उनकी मातृभाषा हो गई। तो जो भाषा बेटा बालक, जो बच्चा अपने परिवार से, अपने माता पिता से सीखता है, वही उसकी मातृभाषा होती है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी, रूस की राष्ट्रभाषा रूसी और फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच आदि। राष्ट्रभाषा बेटा, एक देश में जो भाषा अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, मतलब एक देश के, एक राष्ट्र के लोग बेटा, वहाँ के निवासी जिस भाषा का प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं, तो वही भाषा बेटा राष्ट्रभाषा होती है। और जितने भी देश होते हैं ना बेटा, हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी है, रूस की राष्ट्रभाषा रूसी है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है। यह देश के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी बेटा हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है, अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी। अब है राजभाषा
वह भाषा बेटा जो देश के कार्यालयों, विभागों, दफ्तरों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा बेटा अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। अब है मानक भाषा। विद्वानों तथा शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा बेटा हिंदी जो है बेटा वह विशाल समुद्र के समान है, इसमें अनगिनत प्रकार के शब्द हैं। तो हमारे विद्वान और हमारे शिक्षाविदों द्वारा उन्होंने क्या किया बेटा, भाषा में एक रूपता लाने के लिए, एक रूप देने के लिए, एक रूपता लाने के लिए उन्होंने भाषा के जिस भी रूप को मान्यता दी कि हाँ ये भाषा सही है या ये शब्द सही है। भाषा में एक रूपता प्रदान करने के लिए, भाषा को एक रूप देने के लिए उन्होंने बेटा जिस रूप, भाषा के जिस भी रूप को मान्यता दी हमारे विद्वानों ने, हमारे शिक्षाविदों ने, तो उन्होंने जिस भी रूप को मान्यता दी वही भाषा क्या कहलाती है, मानक भाषा। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते होते हैं ना बेटा। आप भी देखते हैं, लिखते हैं तो आप भी एक शब्द को दो प्रकार से लिखते हैं। जैसे अब यहीं देख लीजिए, ठंड ठंड है ना बेटा, यहाँ पर गई गई। तो इस तरह से बेटा क्या है, भाषा में एक ही वर्ण या एक ही शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हैं, हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। मतलब भाषा बेटा एक रूपता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए विद्वानों ने जिस भाषा को मान्यता दी वही भाषा मानक भाषा कहलाती। अब यहीं देख लीजिए बेटा, अंत अंत, गई गई, ठंड ठंड, तो मानक भाषा, मानक रूप ये है। तो इस तरह से बेटा भाषा में एक रूपता लाने के लिए जिस रूप को मान्यता दी जाती है, एक रूपता लाने के लिए, वह मानक भाषा कहलाती है। क्लास 7th आज बेटा आपको इतना समझना है। आज आपको बेटा याद भी करना है। हिंदी 1 में जो बेटा आपका काम करवाया गया था वह पक्षी उन्मुक्त गगन के। मुझे आशा है क्लास 7th आपने हिंदी 1 की कॉपी बना ली होगी और आपने ये काम भी कर लिया होगा। मुझे आपसे बेटा पूर्ण ये आशा है। आज बेटा आपको क्या करना है, हिंदी 2 मतलब कि हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 भाषा विचार से बेटा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है। साथ ही साथ बेटा आपको पढ़ना है आज सांकेतिक भाषा के विषय में, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं मानक भाषा। तो क्लास 7th जितना बेटा आपको समझाया जा रहा है आप उतना लगातार समझते जाइए। और जो भी क्लास 7th आपके वीडियो आते हैं बेटा किसी भी सब्जेक्ट के, मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट के बेटा आप सारे वीडियो ध्यान से देखिए और बेटा पढ़िए और समझिए। आज बेटा समय ऐसा है कि हमें इसी तकनीकी शिक्षा से जुड़ना है, हमें ऑनलाइन शिक्षा से ही जुड़ना है। आज समय की ये मांग है बेटा। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे पूरी आशा है क्लास 7th आपसे कि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जितने भी वीडियो बेटा आपके जाते हैं आप ध्यान से उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो भी बेटा आपके PDF जाते हैं लिखित कार्य आप उसे भी लिखते रहिए, क्योंकि बेटा आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके टेस्ट भी होंगे और वो आपको देने भी हैं। तो क्लास 7th हमें आपसे बेटा पूरी ये आशा है कि आप पूरा सहयोग करेंगे। तो आज बेटा आपको हिंदी द्वितीय की जो ये पाठ्य पुस्तक से जो मैंने पढ़ाया है आपको पाठ 1 भाषा विचार, जितना मैंने समझाया क्लास 7 आज फिर से पुनः आप उसे फिर से एक बार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बेटा।